नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। इस धरती ने जो हमें दिया उसमें सबसे सुंदर उपहार है प्रकृति। मानव सभ्यता का अस्तित्व और विकास इसी धरती की आबोहवा के सहारे टिका है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से तेज रफ्तार विकास के बीच हमने प्रकृति की अहमियत को नजरअंदाज किया है। प्रकृति की जरूरत से ज्यादा उसका दोहन किया जा रहा है, उसे लौटाया बेहद कम है। 2 वर्ष पहले जब कोरोना की वजह से गतिविधियां थम गई थी, उस समय हमने साफ हवा देखी, साफ पानी देखा और ऑक्सीजन के स्तर में सुधार महसूस किया। उस समय प्रकृति ने दिखा दिया कि अगर उसे पूरे मन से संभाला जाए तो अपने पुराने स्वरूप में लौटने में उसे देर नहीं लगती। जब दुनिया हर दिन विकास की नई इबारत लिख रही हो, तब ये सही वक्त है कि हम प्रकृति को सहेजें और उसे अपने पुराने स्वरूप में लौटने दें। बेहतर कल की तैयारी करने और हमें प्राण वायु देने का कर्ज धरती को लौटाने की अब हमारी बारी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राजस्थान में लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही है। राजस्थान के कई शहर ऐसे हैं जो दुनिया में वायु प्रदूषण का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सुनने में ये भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन ये 100% सच है। साल 2021 में वायु प्रदूषण के लिहाज से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान के अलवर जिले का भिवाड़ी रहा था। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस समस्या को लेकर अब रेड अलर्ट जारी करना जरूरी हो गया है। राजस्थान में प्रदूषण के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले भी राजस्थान में देश में पहले नंबर पर हैं। चले इसी बीच बीजेपी सांसद हंसराज हंस क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जी, थोड़ा जी अफसोस कर लेंगे जी, बहुत शुक्रिया। चलिए बात एक बार फिर से पर्यावरण दिवस की कर लेते हैं। जिस तरीके से पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है और आज पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं देश को एक बताया है कि किस तरीके से हम देश में किस तरीके से सरकार काम कर रही है पर्यावरण को बचाने के लिए। देश आज जिस पीएम नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान पर काम कर रहा है, वो भी पर्यावरण रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। गति शक्ति की वजह से देश में लॉजिस्टिक सिस्टम्स आधुनिक होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा। इससे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिलेगी। देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, 100 से ज्यादा नए वाटर वे के लिए काम हो, ये सभी पर्यावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में भारत की मदद करेंगे। साथियों, भारत के इन प्रयासों, इन अभियानों का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। ये पक्ष है ग्रीन जॉब्स। भारत जिस प्रकार पर्यावरण हित में फैसले ले रहा है, उन्हें तेजी से लागू कर रहा है, वो बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब के अवसर भी बना रहे हैं। पर्यावरण बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे आने वाले समय में धरती पर जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। इस साल भी हमने देखा गर्मी पड़ी तो कैसी पड़ी। बारिश होती तो एक साथ पानी बरस जाता है। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अनुमान है पर्यावरणविदों का, वैज्ञानिकों का, कि हमने कोई उपाय नहीं किए तो 2050 तक 1.5 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक धरती की सतह का तापमान बढ़ जाएगा। अब कल्पना कीजिए अगर ये हुआ तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, गर्मी भयानक बढ़ेगी। अब आज ही 46, 47, 48 कई जगह 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है।
50 डिग्री पार करते ही कई पक्षियों की प्रजाति समाप्त हो जाएगी, जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, मनुष्य कठिनाई में पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति के पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का जो स्तर था वो 280 पार्ट्स पर मिलियन था। 2020 में ये बढ़ के हो गया 417 पार्ट्स पर मिलियन। 2021 में हो गया ये बढ़ के 417, फिर 2020 में, 21 में 419 और 22 में अभी 420 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। शाखा की संस्था से है और इस संस्था के नौनिहाल कल जो वर्ल्ड बाइसिकल डे था उसके उपलक्ष्य में आज एक इको फ्रेंडली योजना के तहत एक रैली का आयोजन इन नौनिहाल के द्वारा दिया जा रहा है। ये संदेश ये अम्बाला वासियों को देना चाहते हैं कि यदि हम साइकिल को या पोल्यूशन मुक्त। मेरा नाम अभय है। आज हमने साइकिल रैली निकाली है। आज हम साइकिल रैली के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए। हम जहाँ भी जा सकें साइकिल के थ्रू जाना चाहिए। अगर हमारा पैदल डिस्टेंस है वो हमें पैदल कवर करना चाहिए, साइकिल के थ्रू कवर करना चाहिए। हर जगह बाइक एक्टिवा यूज़ कर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो पर्यावरण दिवस आज है और पर्यावरण को बचाने के लिए हर किसी को एक बेहतर कोशिश करने की जरूरत है। हमारी सरकारें भी लगातार इसी पर काम कर रही है और इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। हमारे साथ रुपेश राय जी पर्यावरण विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, RB उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है NP न्यूज पर। सबसे पहले मैं रुपेश राय जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि पर्यावरण जिस तरीके से ये मुद्दा भी काफी अहम है। हम तमाम बातें करते हैं, पॉलिटिकल बातें करते हैं और तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन पर्यावरण पर बात आज के दिन जब की जाए तो किस तरीके से हमें बचाना चाहिए पर्यावरण को, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। मेरे से रुपेश राय जी। नमस्कार। इसमें देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो हुई है कि 50 साल बाद वो थीम दिया गया है केवल एक पृथ्वी। आखिर 50 साल बाद फिर से उसी थीम की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमने 50 साल में कहीं न कहीं हम लोग दिग्भ्रमित हो गए थे, अपने रास्ते से हट चुके थे और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती थी AC रूम में बैठ करके, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। तो अब वो समय आ गया है कि हम जो प्लान बनाए हुए हैं उस पर अमल भी करें और जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण से सिर्फ 3 चीजें अब मेन बचानी रहेगी। मतलब 3 चीजों पर फोकस ज्यादा करना है हमें। एक तो वायु प्रदूषण से, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा सॉइल। ये तीनों जो है हमें कहीं कहीं हमारे मानव जाति के लिए खतरा बनती जा रही है। तो मेरा कहना है कि इस 3 चीजों को फोकस करके और एग्जीक्यूशन, मतलब उस पर हम अमल करें और उसको बचाने का कोशिश करना शुरू करें। सिर्फ प्लान करने से काम अब नहीं चलने वाला है। ठीक है, उपाध्याय साहब आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। पर्यावरण पर हम बात कर रहे हैं, अब देखिए अलग अलग उसूल बनाने की जरूरत है हमें। अलग अलग तरीके से जब हम अभियान चला रहे हैं तो पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाए? देखिए, पर्यावरण बचाया जा सकता है अगर हम सब पहल करें। तो मैं 4 लाइनों से शुरू करूंगा। पर्यावरण खराब है दुनिया भर में तो मुल्क तरक्की कर रहे हम सब भाव विभोर तनिक ना चिंता करते, प्रकृति से खिलवाड़ प्रदूषित हम सब करते। देखिए, प्रदूषण आता कहाँ से है? कोई आसमान से नहीं टपकता है, हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, नदियों में आप देखेंगे इतना कचरा, इतना गंदा पानी कि नदियां कई बार गंदे नाले की शक्ल ले। मैंने देखा है
और हम सब उसके लिए जिम्मेदार। न पेड़ लगाते हैं, पेड़ों की कटाई होती है, तो न हम उसे रोकते हैं, तो होगा कैसे? कौन करेगा? कई देशों ने अपनी नदियों को बिल्कुल साफ किया है और हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ गंगा सफाई का मिशन इतने दिनों से चल रहा है और गंगा कितनी साफ हुई है, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए। इतने में तो एक नई नदी निकाली जा सकती। लेकिन गंगा आज भी आप देखिए, मैं मानता हूँ कुछ सुधार हुआ है, लेकिन और बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो उसका हम छोटे थे, मुझे ध्यान है। देखिए, जो पर्यावरण का साइकिल है ना, वो किस तरह चलता था। गांव के पास एक तालाब और एक झोड़ होता था, उसका पानी इतना साफ होता था, जानवर उसी में पानी पीते थे। हम छोटे थे और हम भी उसी में नहाते थे। और जब पानी कम हो जाता था तालाब का, तो उसकी मिट्टी को ले जाके लोग अपने मकानों पर, छतों पर, जो पुराने लोग हैं या गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे, तो वो मिट्टी साफ हो जाती थी। सरकार को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब लोग मिलकर उस मिट्टी को अपने अपने मकानों पर, उस पर ले जाके लगाते थे, तो वो तालाब साफ हो जाता था। और सब उस तालाब की सफाई का ध्यान रखते थे, तो वो पानी पशुओं के पीने के काम आता था। यानी लाइफ लाइन होता था वो तालाब। हम भूल गए, हमने अतिक्रमण किया, तालाब भर दिए गंदे पानी से, उन्हें प्रदूषित कर दिया और बहुत सारी जगह अतिक्रमण हो गए, मकान बन गए। आज फिर याद आया जब भूजल कम हो गया कि भी तालाब जरूरी है। अब सरकार ने तालाब की खुदाई शुरू की है, नए तालाब बनाना शुरू किया है। यानी देखिए, एक सर्किल है, जैसे पानी है, भाप बनता है, भाप बन के बादल, फिर वर्षा होती है, फिर वो पानी बन जाता है। पानी है, उसके बाद बर्फ बनता है, पिघल के फिर पानी हो जाता है। तो हम कहीं ना कहीं पुराने युग में पुनः वापसी कर रहे हैं। न हम पैदल चलते हैं जहाँ पैदल चलना चाहिए, हर जगह गाड़ी से जाएंगे। तो ये जो सुविधा होगी, जो हम लोग हो गए हैं, हमको त्याग नहीं करना चाहते। उसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में छोटे छोटी अगर एहतियात बरती जाए तो हम भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं। ठीक है उपाध्याय साहब, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से उपाध्याय साहब ने बताया कि हम अब ढलते जा रहे हैं, नई पीढ़ी जो है वो आगे इसी तरीके से ढलती जा रही है कि अगर हमें पास की दुकान पर भी जाना है तो हमें या तो बाइक की जरूरत है या फिर हम पैदल नहीं जाते हैं वहां पर। इससे कहीं ना कहीं जो जीवन है, जो स्वास्थ्य है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हम पहले के समय में जब लोग ज्यादा पैदल चलते थे तो वो ज्यादा समय जीते थे, अब उनके स्वास्थ्य पर भी, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है इससे। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले हम सभी को और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलेगा, सबको ये प्रण लेना पड़ेगा कि इस धरती को, जो इस बार का थीम दिया गया है ओनली वन अर्थ, इसको बचाने के लिए भारतवर्ष का हर एक नागरिक क्या कर रहा है, उसमें आपने जो क्वेश्चन उठाया वो भी शामिल है। और ये आजकल का बहुत ही बड़ा मतलब ये समझिए समस्या हो गया है लोगों के साथ। देखिए, मोटापा कारण लोगों में बढ़ रहा है, उसके साथ जो यंग लोग हैं उसमें भी जो डिजीज कहा जाता था कि एक एज आने पे होता है, यंग लोग भी उस डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं, उस बीमारियों से। जैसे आपको हो गया ब्लड प्रेशर की समस्या आ गई, उसके बाद हार्ट की समस्या आ गई। तो हम सभी ने कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन किया है। देखिए, अनादिकाल से भारतवर्ष की परंपरा रही है कि प्रकृति से प्रेम करना और प्रकृति की पूजा करना, वो इस कलयुग में और इस युग में हम भारतीयों ने कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया। हमें वापस लौटना पड़ेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा के और कहा था कि पर्वत की पूजा करिए, पेड़ की पूजा करिए, नदियों की पूजा करिए, इंद्र भगवान की पूजा नहीं करनी है। तो हमें वापस उस थीम को अपनाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि अगर घर से हम कुछ दूर पे कहीं दुकान है, कहीं जाना है, तो हम या तो साइकिल नहीं है घर में तो पैदल चले। किसी आदमी क्या होते हैं, समय ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप उस समय को बचाएंगे और पैदल नहीं चलेंगे तो आपका उसके फलस्वरूप आप जो है बीमारी का शिकार होंगे। तो इससे अगर बचना चाहते हैं तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने नित्य कर्म, जो नित्य काम के लिए
तो उसके लिए पैदल चलना पड़ेगा। रही बात दूसरी, अब उल्टा हो रहा है, गाड़ी से ज्यादा टाइम लगता है, पैदल जल्दी पहुंच जाऊंगा, साइकिल से जल्दी पहुंच जाऊंगा। सर वो भी एक बात है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें घर के बगल के मार्केट में जाना है तो लोग वहां भी गाड़ी लेके चले जाते हैं, ये भी समस्या आन पड़ी है। तो उससे सबसे बड़ी क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, दूसरी वायु प्रदूषण, पेट्रोल डीजल इस सब की खपत तो होती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आता है और प्रदूषण का सामना हर एक आदमी कर रहा है, बिल्कुल, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अभी देखिए दिल्ली में जब भी ये दिसंबर का महीना आता है, हमें उन समस्याओं से जूझना पड़ता है। वो पंजाब और हरियाणा में जो वो फसल को जलाते हैं और उसके सारी धुआं यहाँ आ जाती है दिल्ली में, और कहा जाता है पूरी दिल्ली प्रदूषित हो गई। डे बाय डे सारी मीडिया पे ये चलता है, लेकिन कोई भी इतने दिनों से हर जगह सरकार है या आम आदमी है जो किसान है, उसके कारगर उपाय सोचने के लिए कोई नहीं सोचता। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जहां भी देखिए सब एक नारा देंगे, दिखाने के लिए पेड़ लगा देंगे, लेकिन उस लगाए हुए पेड़ का क्या हाल हुआ कोई देखने नहीं जाएगा। गवर्नमेंट भी इनिशिएट लेती है और ये चलन भी हो गया है कि अब पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो ये एक चलन है कि आप एक पौधा लगा दीजिए और उसके साथ सेल्फी लेकर आप अपलोड कर दीजिए और उसके बाद उसका क्या हो रहा है नहीं हम जानते, कोई पूछने भी नहीं जाता है उसको। ये वाकई बहुत सही बात है। मैं लौटूंगी आप पाठक साहब एक बार फिर से आपके पास। रुपेश राय जी आपके पास आना चाहूंगी। एक बात की शुरुआत आपने की थी जिस तरीके से 50 साल बाद एक बार फिर से वही थीम दी गई है, कारण इसका आखिर क्या समझा जाए? क्या वाकई जिस तरीके से उपाध्याय साहब ने कहा, आपने भी जिक्र किया कि वाकई हम पीछे के समय में जा रहे हैं, आगे बढ़ने की जो तेज रफ्तार विकास है उस विकास में हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए मैं इससे एक बहुत मूल बात कहता हूं, क्योंकि हम संस्कृति में जब विकृति आती है तो हमारी प्रकृति खराब होती है, प्रकृति में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंसेस पैदा होती है। तो संस्कृति कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को छोड़ चुके हैं। तो अगर आप पुराने जमाने में ले जाइए, आप जस्ट 20-25 साल पहले ही चले जाइए जब मोबाइल और टीवी का इतना वो नहीं था, तो देखिए अब कैसे होते। इवन आप करंट एग्जांपल लीजिए, कोविड टाइम में 2020 में अप्रैल महीने में पूरे देश में कहीं एसी नहीं चले थे और उस समय उतनी गर्मी नहीं पड़ी थी अप्रैल मई में, 2020 की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर कोविड के टाइम में स्पेशली। तो हमारी संस्कृति में कहीं कहीं विकृति आती गई और धीरे धीरे हम प्रकृति नष्ट करते चले गए। तो पहली चीज तो हम अपनी संस्कृति को समझें और संस्कृति के लिए कुछ करें कि हमारी संस्कृति थी क्या पहले। तो प्रकृति को, अच्छा हम कभी भी सोर्स पर हिट नहीं करते हैं। हम अगर नाले को खोल के रखे हैं, वो नदी में जाके मिल रहा है, गंदा पानी उसमें प्रदूषित कर रहा है, तो हम कभी नाले को नहीं बंद करने की कोशिश करते हैं, उसको बंद करने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम ऊपर क्या कर सकते हैं, या कुछ बैनर लगा के कहीं इकट्ठा खड़े होकर नारा लगा सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सोर्स पे हिट करना पड़ेगा अगर वाकई हम बचाना चाहते हैं अपने पर्यावरण को। और इसमें छोटे कंट्रीज तो फिर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जो बड़े विकसित देश हैं वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बहुत क्लियरली मैं कहना चाहूंगा इस चीज को, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस नहीं है तो हमें उनके अगेंस्ट भी जाकर के उनको समझाना पड़ेगा। अवेयरनेस हम सिर्फ अपने नीचे को नहीं, ऊपर वालों को भी अवेयरनेस दें। कार्बन एमिशन की बात होती है, हमारा देश सबसे आगे बढ़ करके प्लेज किया और कम करने की कोशिश कर रहा है, बट और बड़े विकसित देश बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी भी। बिल्कुल। तो और देखिए एक समय में हम जिस तरीके से, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे रुपेश राय जी, आखिर अब देखिए चलन है और सेल्फी का चलन मान लीजिए, चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए, पेड़ लगाना कुछ ना कुछ लोगों ने शुरू किया है और ये काफी बेहतर है, चाहे किसी भी तरीके से हो, हमें जरूरत है पेड़ों की और वो लगाना शुरू हुआ है। लेकिन इससे इतर हम और कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को बचा सके? क्योंकि अब गर्मी इतनी ज्यादा है तो लोग और ज्यादा एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से प्रदूषण होता है। जी बिल्कुल। तो पेड़ लगाना तो एक कारण है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, जिससे हरियाली आएगी और हमारा वायु थोड़ा सा वो होगा और टेम्परेचर में कमी आएगी, मतलब तापमान हमारा कम होगा हल्का सा, तो जिससे हम थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे।
बट दूसरा जो है एक प्लास्टिक का भी बहुत बड़ा कारण है। प्लास्टिक यूज जो हम कर रहे हैं इतना ज्यादा अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां भी कर रहे हैं हम। अब गांव में भी यह प्रचलन हो गया है कि हम पैकेज वाटर पीना शुरू कर दिए हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीना शुरू कर दिए हैं। कोई हैंड पाइप नहीं पी रहा है, क्योंकि हैंड पंप से पानी पीने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। उनको बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाती हैं वो कहते हैं कि नहीं, इससे पानी पीने से आपके 80% बीमारियां होती है, स्पेशली पेट की बीमारियां होती हैं। तो वो डरा के भी हमको रखे हुए हैं, हमको अपने जो मूल उससे है उससे भी हटा करके रख रहे हैं। तो ये इस चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। बिल्कुल उपाध्याय साहब। मुस्कान जी जी मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब, एक छोटा सा कमेंट ले लूँ मैं पाठक साहब से। पाठक साहब जल्दी से अपनी बात रखिएगा। सर ने जो बोला कि गांव गांव तक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पहुंच गई है, देखिए जितनी भी कंपनियां हैं, मान लीजिए अगर एक जो सैसे बनाती है, शैम्पू का हो गया, चाहे गुटखा हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उस सबों से गांव तक में प्रदूषण ज्यादा फैला है। आप जूस के पैकेट ले ले या ये जो कोल्ड ड्रिंक्स के आते हैं, ये छोटे से छोटे वो पैकेट्स बना के बेचने लगे हैं और उससे ज्यादा प्रदूषण फैलने लगा। सरकार ने पॉलिथीन बैन किया था, लेकिन वो कुछ दिन रहता है फिर से वापस आ जाता है। तो ये लोगों में अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा, और कंपनियों पे लगाम लगाना पड़ेगा कि ये जो सैसे में जो प्रोडक्ट बना के अपनी वो मुनाफा कमाते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। चाहे जितना भी खाने की चीज हो, वो छोटे छोटे पैकेट्स पे आ गए। आप चिप्स के ले ले, आप मिक्सचर्स के ले ले, चाहे बिस्किट्स के ले ले, सबके सब इतने छोटे छोटे कि हर आदमी उसको ले सके, लेकिन उससे कितनी मतलब प्रदूषण फैलती है, इसको ना तो कंपनियां समझ रही है, ना ही सरकार और ना ही जनमानस समझ रहा है। तो इस चीज से कैसे निजात पाया जाए, इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय साहब। देखिए विकल्प की बात होनी चाहिए। आपने कह दी प्लास्टिक में पैक मत करिए, तो विकल्प क्या है, किस में पैक करेंगे? और वो रिसर्च और एनालिसिस सरकारें करेंगी, कोई और नहीं करेगा। और सरकारें आगे आएंगी और बोलेंगी प्लास्टिक नहीं है, ये दूसरी वस्तु है, ये पर्यावरण फ्रेंडली है, इसमें पैक करिए तो मिलने लगेगा। अभी पीने के पानी की बात हुई, बहुत एक अच्छा उदाहरण मैं दूंगा। अलीगढ़ में रहता हूँ, एक स्लॉटर हाउस है, वहाँ पशुओं का मांस निर्यात होता है। सरकार का नियम है कि भाई आप जो भी प्रदूषित पानी है उसे बाहर ड्रेन में नहीं डालेंगे। उन लोगों ने क्या किया कि पानी को अंडरग्राउंड डालना शुरू कर दिया, बजाय ड्रेन में डालने के। जो भी वेस्टेज वाटर वो जमीन के अंदर डालता है। जमीन के अंदर जब पानी जा रहा है तो आसपास के गांव में और जो पास के गांव है वहां पानी प्रदूषित हो गया। जब भूजल प्रदूषित हुआ फैक्ट्रियों के द्वारा, आप गाजियाबाद के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां वहां पर हैं, तो लोगों को कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जमीन के नलके का पानी पी रहे हैं। तो नलके का पानी पीना ऐसे ही नहीं छोड़ा लोगों को। वो जमीन का जब पानी प्रदूषित हो गया, पीने लायक नहीं रहा, बीमारियां फैल रही हैं। मैं जहाँ अलीगढ़ की बात बता रहा हूँ, स्लॉटर हाउस की, हैंडपंप का पानी, उसमें आप देखेंगे स्लॉटर हाउस का जो गंदा पानी है ना, वो मिक्स होकर जैसे लगता है खून का पानी आ रहा है। अब उसको कैसे पिएगा व्यक्ति? सरकार की कोई उस तरह की हर घर नल की स्कीम तो है, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पीने लायक पानी हर घर तक नहीं पहुंचा पाए। तो हैंडपंप का पानी जब प्रदूषित हो गया तो मजबूरी में फिर वो बोतल का पानी पिएगा या कोई दूसरा विकल्प ढूंढेगा। विकल्प क्या है उसके पास? और ये आप कहते हैं पानी की प्लास्टिक की बोतल खत्म करिए, तो उसकी जगह कौन सा एक यूज किया जाए, कोई मटेरियल जिसमें पानी को पैक किया जाए। विकल्प जब तक नहीं बताएंगे आप बैन कर देंगे। प्लास्टिक बैन हो गई, ना उसमें पानी पैक किया जाएगा, न चिप्स पैक किए जाएंगे, तो खुले तो बिकेंगे नहीं, वो खराब हो जाएंगे। विकल्प देना चाहिए सरकार, और विकल्प सरकारें देंगी। चिंता का विषय है। बिल्कुल। अभी केदारनाथ का दिखा रहे थे, आपने देखा होगा, वहां जहां जहां मनुष्य के पैर पड़ते हैं वहां देखिए पर्यावरण बिल्कुल
नेस्त नाबूद कर दिया जाए। बिल्कुल, हमने देखा चारधाम यात्रा में किस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई जहां पर एक पूरा जमावड़ा लगा दिया गया, वहां पर किस तरीके से गंदगी फैलाई गई है केदारनाथ में। मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब। रुपेश राज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी आखिर क्या वो विकल्प हो सकता है, जिस तरीके से उपाध्याय साहब ने कहा कि विकल्प की जरूरत है हमें। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जहां सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वहां पर कहीं कहीं इन्फोर्स डिसिप्लिन आती है। मैं एक एग्जांपल लूंगा डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो का। देखिए, दिल्ली मेट्रो में सफाई क्यों रहती है? क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए फाइन लगाया हुआ है कि आप थूक देंगे तो इतना फाइन है, कहीं कुछ कूड़ा डाल देंगे तो इतना फाइन है। तो हमारे देश में भी ना कुछ चीजों के लिए हम जैसे प्लास्टिक बैन है, बटा धड़ल्ले से हर दुकानों पर प्लास्टिक मिल रहा है। तो जो जिसको रोकना है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। और प्रोडक्शन एज इट इज चल रहा है। बैन है तो सिर्फ सेल पर बैन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन पर भी कहीं ना कहीं बैन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन आप करते जा रहे हो, चाहे जिस भी ग्रेड का पॉलिथीन हो, और आप बैन कर रहे हो सेल पे, तो सोर्स पे हिट नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए हो रहा है। पानी की बात मैं करूं, एक बहुत अच्छा सरकार का प्रयास था। आप अभी कुछ गुड़गांव और दिल्ली में मैंने देखा है, छोटे छोटे क्यास लगाए गए हैं जहां पे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए लीटर आपको, आप अपना कैन ले जाइए, वो भर के आरओ का मतलब वाटर दे देते हैं। तो ये धीरे धीरे इस तरह के प्रयास अगर और बढ़ाए जाए और क्यास लगाया जाए देश में, तो पानी का जो पैकेज वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है कहीं ना कहीं। एक तो ये ऑप्शन हुआ। दूसरा, इन्फोर्स डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। तो कहीं कहीं ये स्ट्रिक्ट किया जाए कि जो अधिकारी है, जो भी जिस पर इसका जिम्मेदारी है रोकने की, वो थोड़ा अपने ईमानदारी से उस चीज को रोके। अगर पॉलीथीन बैन है तो बैन होना चाहिए, कंप्लीट बैन होना चाहिए। बिल्कुल, बट पॉलिथीन खुलेआम और इस समय प्लास्टिक चल तो रहा है। बैन बीजेपी सरकार का ये सबसे बड़ा एक कदम है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक को पूरे तरीके से बैन किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया है। अब इसमें चाहे हम नीचे के जो फैक्ट्री से कर्मचारी हैं उनकी एक कह सकते हैं कि मनमानी लगा ले, वो नहीं कर पा रहे हैं। पाठक साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि सरकार प्रयास कर रही है, हम नहीं कह सकते कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है। सरकार पॉलिथीन को बैन कर रही है। सरकार ने अब नई तालाब, कई ऐसी जगह है जहां पर केंद्र की ये योजना है जिसमें तालाब और ज्यादा बनाने की एक योजना रखी गई है। लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो जब काम नहीं करेंगे तो आखिर सरकार की योजनाओं पर ही सवाल उठता है, और उससे इतर हम पर्यावरण को तो खो ही रहे हैं साथ साथ। देखिए मुस्कान जी, मैंने वही कहा ना कि इसमें सरकार और आम जनमानस सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या जो है सरकार की ही नहीं है, इसमें हर कोई प्रभावित है। आप जर्नलिस्ट हो, मैं जर्नलिस्ट हूँ, उपाध्याय जी जर्नलिस्ट है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट है, सब आदमी इससे प्रभावित होता है। तो इसके लिए स्कूल लेवल से जैसे स्वच्छता अभियान का एक मुहिम चलाया गया भारतवर्ष में, तो पहले से हमारे शहर अब कुछ साफ रहने लगे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उसमें ये जो अवेयरनेस आ गया है कि हम कुछ खा के इधर उधर रैपर ना फेंके, और वो अपने घर के बड़ों को भी समझाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग इतने मतलब, मैं वो तो नहीं कह सकता जाहिल या मूर्ख, लेकिन वो इतने मतलब जिद्दी होते हैं कि वो अपनी मनमानी करते हैं। जैसे कि सर ने एग्जाम्पल दिया दिल्ली मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो की मैं घटना बताता हूँ। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, इटरीज खुले हुए हैं, खाने के सामान लोग लेते हैं, वहां से खाते हैं, प्लेटफॉर्म पे छोड़ देते हैं, जबकि जगह जगह वो लगाया गया, डस्टबिन लगाया गया। उसके बाद कुछ इतने, और सब ये सब यंग लड़के लड़कियां करते हैं, और वो भी दिल्ली में जैसे शहर में रहने वाले। कितनी बार मेरी लड़ाई हो चुकी है। एक बंदा, मैं गुड़गांव वाली लाइन पे था, उसने पानी पिया और मेट्रो लाइन पे फेंक दिया। गुड़गांव की लाइन पे मैं बताता हूँ, जब मैंने उसे मना किया तो वो मुझसे ही ये चढ़ गया कि तुम कौन होते हो मुझे ये करने वाले, मना करने वाले। इतना चीज तो फेंका हुआ है। तो लोगों में अवेयरनेस, और ये जो फाइन की समस्या है ना भारतवर्ष में, इसको बढ़ाना पड़ेगा। लोग डर के कारण बहुत चीज नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि ये इसका जैसे एक आप देखिए बेहतर आजकल एग्जांपल तो हम देख रेलवे ही रहे हैं स्टेशन डीएमआरसी में। पहले, मैं आ रही हूँ पाठक साहब, एक बार फिर से माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। पर्यावरण दिवस पर आज हम बात कर रहे हैं, पर्यावरण को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। पाठक साहब अपनी बात पूरी करें। तो हमें अवेयरनेस के साथ साथ सरकार को सख्ती अपनानी पड़ेगी। उपाध्याय जी ने कहा कि ठीक है, अगर हम पॉलिथीन बैन कर देंगे तो दूसरी हमारे पास उसके मतलब उसके बदले में क्या आएगा। क्या वो आप याद करिए उपाध्याय जी कि पहले मैंने भी वो देखा है, अगर हम राशन हमारे घर के पिताजी और ये लोग लेने जाते थे तो वो कागज के उस थैले में बांध के और वो भी सुतली से बांध के मिलता था और लोग अपने घरों से थैला लेके जाते थे। अब वापस वो हमें लाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि देखिए, हम घर से साग सब्जी लेने या दूध लेने जाएं तो ये जो थैला रखना, इस कल्चर को वापस लाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, पॉलिथीन रख लेते हैं, पॉलिथीन में दुकानदार से मांगते हैं। बहुत जगह मैंने देखा अगर दुकानदार नहीं भी देता है तो अगल बगल के दुकानदार से मांग के उससे पैसे में खरीद के लेते हैं, लेकिन लोग थैला नहीं रखते। दूसरी बात देखिए, एक बहुत अच्छा वो आया था कि अभी देखिए, पहले हमारे रेलवे स्टेशन कितने गंदे होते थे। स्वच्छता मिशन के बाद अब लोगों में भी अवेयरनेस आई और सरकार ने भी काम किया। अब उसमें अमूलचूल परिवर्तन आया है। आप जाके देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, थोड़ा साफ सुथरा है। तो उसी तरह हमें हमारे हर एक नागरिक को पहल करना पड़ेगा। सरकार पहल करती है लेकिन उसको पूरी सख्ती से लागू करना पड़ेगा। अगर कुछ उन्होंने नियम बनाए हैं तो अगर मान लीजिए छोटे स्तर के कोई अधिकारी काम नहीं करते हैं तो उन अधिकारी की भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि आखिर क्या समस्या आ पड़ी है। और साथ ही साथ जो समाज के शिक्षाविद लोग होते हैं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, सरकार को, जैसे अब मान लीजिए कि बहुत सारे जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज होती है, उसमें जैसे कूड़े को रखने के लिए ये बनाया गया कि गीला कचरा कूड़ा जो घर के किचन से निकलता है, जो जिसमें केवल बायो वेस्ट हो, उसके लिए अलग रखें और दूसरे कूड़े को अलग रखें। ये इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, आम आदमी, अगर घर में डस्टबिन रखते हैं तो एक ही डस्टबिन में किचन का भी कूड़ा दे देते हैं, बाकी का सारा कूड़ा उसमें रख देते हैं। तो ये पहल जब तक आम जनमानस नहीं करेगा तो सरकार चाहे जितना भी कोशिश कर ले, यह सफल नहीं हो सकता। अब देखिए, हम पूजा पाठ के माध्यम से नदियों में जल मूर्ति प्रवाह करने लगे, विसर्जन करने लगे। कुछ भी पॉलिथीन, अगर घर में पूजा होता है पॉलिथीन ले जाके पॉलिथीन सहित नदियों में फेंक देते हैं। ये कौन करता है? आम जनमानस। अगर केवल पॉलिथीन सामान ले जाके हम प्रवाह करें तो वो गल जाएगा। या पार्क में अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया है, मुंबई में गणेश विसर्जन पे लोग अपने घरों के बकेट में गणेश प्रतिमा को आप पानी में डाल दीजिए, वो गल जाएगा और फिर उस पानी को कहीं अच्छे जगह पे गिरा दीजिए। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स आते हैं वो आम जनमानस में फैलाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, सबको युद्ध स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। तब जाके हम कहीं अपने भारतवर्ष की कम से कम पर्यावरण को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं स्वस्थ रखने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल पाठक साहब, ये जो इको फ्रेंडली का एग्जांपल है ये सटीक हो सकता है। जिस तरीके से गणेश विसर्जन जब हम करते हैं तो घर में एक बकेट में जब उनका विसर्जन किया जाता है तो उस पानी को पौधों में डाल सकते हैं, ताकि एक अगर हमारा पौधा है तो वो भी उभरे और उसी के साथ साथ हमारा गणपति विसर्जन भी हो गया। बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं, बहुत से तरीके हैं जिनसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। उपाध्याय साहब। मुस्कान जी, देखिए, हमारे जितने भी त्योहार होते हैं उस पे आप देखिए चाइनीज से प्रोडक्ट आ जा रहे हैं और उसमें जो पोल्यूशन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। और ये चाइनीज से प्रोडक्ट कैसे आया? यहाँ के ही उद्योगपति कम लागत के माल बनाने के चक्कर में चाइना गए और वो वहां से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। ये कोई चाइनीज नहीं गणेश भगवान बना के हमें भेज रहा है। बिल्कुल। तो और ये कारण ये भी है उपाध्याय साहब, पाठक साहब, एक कारण इसका अगर एक कारण समझे तो यही वजह है कि हम पीछे हैं। हम चाइना की चीजों को लेकर आ रहे हैं। हम विकास के दर में कहाँ, विकास की रफ्तार में कहाँ खड़े हैं हम। अगर हम अपने देश में ये चीजें बनाएं तो बहुत से सुधार हो सकते हैं देश में। अब देखिए, दिवाली मनाते, दिवाली था पहले दीपों का त्योहार था। लोग घर पे दिए जो होते थे, अर्धन दिए और बल्ब लगाते थे। अब क्या हो गया, इतनी सिरिंज लाइट्स, वो चाइनीज लाइट्स इतनी मार्केट में आ गई है कि लोग वही खरीदते हैं
और वो जो अर्दन लैंप, अर्दन दिया जो होता है वो विलुप्त सा हो गया। लेकिन इस मतलब पिछले 2-4 सालों से उसमें भी अवेयरनेस बढ़ी है और लोग उसको भी अपना रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो भी पोल्यूटिंग एजेंसी है, पोल्यूशन फैलाने वाले उत्पाद है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग भी होता है तो उस पे भी नकेल कसना पड़ेगा, ना कि केवल बिक्री पे रोक लगाने से काम होगा। ठीक है उपाध्याय साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पाठक साहब ने एक एग्जांपल दिया कि हम चाइनीज लाइट्स का कहीं ना कहीं अब उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिवाली पे होता है, ये देखना भी अहम है। अगर हमें शादी है हमारे घर में तो हम फिर वही चाइनीज लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिवाली पे हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, पूरे तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन शादी या कोई और त्योहार है तो उन्हीं चाइनीज लाइट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आम जनता को कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता की जरूरत है कि हम दिवाली पे सिर्फ चाइना का विरोध नहीं करते हैं, हम विरोध करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। उपाध्याय साहब देखिए, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, मानसिकता बदलेगी। अभी मेट्रो रेल और इंडिया रेल का उदाहरण दिया गया। देखिए, यात्री कॉमन है, वही यात्री मेट्रो में सफर करता है और वही पर्सन इंडियन रेल में सफर करता है। मेट्रो में एक वर्किंग कल्चर डेवलप किया गया, इंडियन रेलवे ने वो कल्चर डेवलप नहीं किया। मेट्रो ने प्रॉपर सिस्टम एक बना दिया, उस सिस्टम के तहत तो यहाँ सिस्टम अगर कोई बना के दे देगा तो हम लोग उस पर चलने की कोशिश करते हैं, भारत के नागरिक उस पर चलने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल सटीक उदाहरण दिल्ली मेट्रो, इंडियन रेल है, वही कॉमन यात्री, वही सफाई का पूरा ध्यान मेट्रो में रखता है, लेकिन जब वो इंडियन रेल में बैठता है तो वो कूड़ा भी फैलाता है और गंदगी भी फैलाता है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोग चाइनीज लड़ियां छोड़ रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और दीपक दिखना भी शुरू हुए हैं, लेकिन अभी जागरूकता और बड़े लेवल पर पैदा करने की जरूरत है। मास लेवल पर जागरूकता होगी तो मानसिकता बदलेगी, और जब मानसिकता बदलेगी तो फिर न मैं हवा को प्रदूषित करूंगा, न मैं जल को प्रदूषित करूंगा और न जमीन को प्रदूषित करूंगा। और सबसे बड़ा प्रदूषण अगर कहीं फैलता है तो वो इंडस्ट्री से फैलता है। इंडिविजुअल मानता हूं, लेकिन जो इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का धुआं या इतने पानी को पॉल्यूट कर देती है, मैंने उदाहरण दिया स्लॉटर हाउस का, और वो दिखावे के लिए नाले में न डाल के जमीन के अंदर डाल दी। यानी सरकार ने सिस्टम बनाया कि भी आप ठीक है स्लॉटर हाउस चलाते हैं, लेकिन ये गंदा पानी बाहर नहीं डालेंगे, तो उसने जमीन में डाल दिया। ये तो और ज्यादा गलत हुआ। उससे तो जो भूजल है वो डायरेक्ट प्रदूषित हो गया और आसपास के गांव में खून का पानी आने लगा। तो सिस्टम को फॉलो कराना, लोगों को जागरूकता फैलाना, कई मोर्चों पर काम करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जागरूकता फैलाने की कोशिश की और लोगों में अवेयरनेस आई। ये नहीं है अभी जैसे बच्चे कहते हैं, तो बच्चों में वो अवेयरनेस कहाँ से आई? उन्होंने देखा प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान, उनको पता लग गया कि टॉफी का रैपर ऐसे जेब में रख लेंगे और जब कूड़ेदान आएगा तो वहां डाल देंगे। बड़ा इजीली, अगर मान लो कोई बड़ा डाल रहा है गाड़ी में, मैंने कई बार देखा है, तो बच्चे बैठे होते हैं, अगर मैंने कोई गलती की तो बच्चे टोक देते हैं कि बाबा आपने गलत किया, वहां नहीं फेंकना। तो धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। देखिए, भारत में जो एक प्राचीन पद्धति थी कि प्रकृति में जो हमें मिलता था हम उसकी पूजा करते थे। पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, तो सनातन धर्म के लोग पीपल की पूजा करते हैं। बिल्कुल। क्यों करते हैं? बाकी किसी धर्म में नहीं है। किसी धर्म में प्रकृति को इतना सम्मान नहीं मिला जितना सनातन संस्कृति में मिला। और आज भी भारत, आप देखिए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी ठीक है। रुपेश राजा कुछ कहना चाह रहे हैं? बनाए जाते थे जी, मैं आ रही हूँ। पहाड़ों को तोड़ा जाता था,
रुपेश उस राय पर जी। रोक लगेगी और सुविधा मिलेगी। जी रुपेश राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुपेश राय जी। हाँ हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए, ये बड़ा सामान्य सा मनोविज्ञान है कि हम कोई चीज सुनने से अधिक देखने से सीखते हैं। तो अभी देखिए, अब रिसेंट एग्जांपल है, 2-3 सालों से देख रहा हूं कि अयोध्या में स्पेशली गवर्नमेंट ने 1 लाख, 2 लाख, फिर 7 लाख दिए जलवाए। अब इसका जनमानस पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि मैं कहता हूं कि कम से कम लास्ट 3-4 ईयर्स का अगर आप डेटा उठा के देख लेंगे तो कच्चे दियों की सेल कम से कम 300-400% बढ़ गई 3-4 सालों में। लोग लड़ियों से अधिक दिए जलाने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% हुआ होगा, बिल्कुल, लेकिन बढ़ा। तो ये उदाहरण पेश करना भी हमें बहुत तरीके से सीखना होगा और करना होगा चीजों को, क्योंकि हम लोग देखने से ज्यादा सीखते हैं। ये बड़ा सामान्य सा मनोविज्ञान है मानव जीवन के उसमें, क्योंकि कहने से जागरूकता सिर्फ कहने से नहीं आएगी। जागरूकता के लिए हमें कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कि देखो ये है। अब जैसे दिवाली में मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में कम से कम 4-5 सालों से हर बार दिवाली के दिन 1 दिन पहले 2 दिन पहले बैन हो जाता है, क्रैकर्स बैन हो जाते हैं, पटाखे बैन हो जाते हैं। ठीक है, बैन कर दिया गया तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो क्या इसी तरह और भी चीजों पर, और भी जो पोल्यूटेंट्स है और भी जो प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं उस पर भी गवर्नमेंट इतना सीरियस होकर अगर बैन करना शुरू कर दे और उसका अल्टरनेटिव देना शुरू कर दे तो कहीं न कहीं हम बेटर सरकार पूरा कोशिश करती है, एक आउटलाइन देने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें लोग ब्लैक होल ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। और अभी लेकिन इसी बार हमने तरीके से देखा, काम- इसी बार देखा हमने कि अगर दिल्ली में बैन है पटाखे तो फिर ग्रीन पटाखे आप चला सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग पड़ोसी राज्यों से ले लेकर आ रहे हैं पटाखे कि हम तो वही पटाखे जलाएंगे। इसीलिए जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पाठक मुस्कान साहब जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। मुस्कान जी, जी जी पाठक साहब। आदत है। मुस्कान जी, मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि ठीक है, दिल्ली में पटाखे को बैन कर दिया गया, लेकिन दिवाली के लिए ही क्यों बैन हुआ? बिल्कुल। आप देखिए, क्रिसमस नाइट में, 1 जनवरी नाइट में, उसके बाद कोई भी गेम्स जीतता है उस दिन की आतिशबाजी देखिए स्टेडियम के बाहर। तो आप केवल सिंबॉलिक बैन ना करो ना। दिवाली में पटाखे बैन हो जाएंगे तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अरे 31st नाइट में भी पटाखे की बैन करो। आप क्रिसमस के मौके पे भी पटाखे चलाए जाते, उसको भी बैन करो। मतलब पटाखे का यूज जहां भी हो रहा था उसको आप बैन करो। हाँ, अगर ग्रीन पटाखे कोई आए हैं तो वो हर जगह चले। तो ये दिक्कत यहीं केवल से शुरू होती है, दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि हाँ। देखिए, दिवाली में पटाखे नहीं चलाएंगे, लेकिन जी। सभी रात पर पटाखे चला सकते हैं, उसके लिए बैन नहीं है। तो जी, फिर वो जी। बैन बेमानी हो जाता है। और लोगों के जनमानस में भी एक डिफरेंट मैसेज जाता है कि क्या ये हमारे ही त्योहार के लिए हो रहा है। अब देखिए, लोग ज्ञान देने लगेंगे। होली जैसे ही आएगा 2 दिन पहले जो भी लेफ्ट पे ये वो कि पानी बचाओ, लेकिन बाकी के 362 दिन वो पानी पे कोई समस्या नहीं देंगे। अगर स्टेडियम है, स्टेडियम में पानी का छिड़काव किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा स्टेडियम में इतनी पानी बर्बाद हो रही है। अरे पानी बचाना है तो पूरे 365 दिन आपको, हमको, सबको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। केवल एक होली के दिन बचा के पानी का हम सेव नहीं कर सकते। अभी रेन सीजन आने वाला है, सरकार भी कहती है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, और बहुत जगह ये सिस्टम भी लगा है। आप दिल्ली में देखेंगे जगह जगह ये बनाया गया है। पिछले साल की बात बताता हूँ, भिकाजी कामा पैलेस है दिल्ली में जगह, वहां पे जब रेनी सीजन जाने वाला था तब वो सिस्टम डेवलप किया जा रहा था। लेकिन ठीक है, पिछले साल नहीं हुआ, इस साल उसका सदुपयोग हो जाएगा। बिल्कुल। तो चीजों को करना पड़ेगा। और ये चीज स्कूल कॉलेज लेवल पे अगर ज्यादा होगा, क्योंकि युवा वहीं से पढ़ लिख के निकलते हैं। जैसे मैंने अपना उदाहरण बताया, मैंने मेट्रो पे मना किया। अगर मेरे तरीके से हजार लोग मना करने वाले होंगे तो कोई अगर फेंकने वाला होगा तो नहीं फेंकेगा, मेट्रो को प्रदूषित नहीं करेगा। बिल्कुल। उपाध्याय साहब। मुस्कान जी, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे कहीं और चैनल पे बैठना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पाठक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। जिस तरीके से ये तमाम बातें बताई, ये विकल्प हमारे पास होने भी चाहिए। उपाध्याय साहब।
कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जरूरत होगी तो विकल्प तो लोग तलाशेंगे। हमारे प्लास्टिक बैन हो जाएगा, बैन सिर्फ कागजों में नहीं, एक्चुअल में प्लास्टिक की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर विकल्प तलाश करेगी जनता, और वो विकल्प कामयाब भी होंगे। एक तरफ हम बैन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्लास्टिक अवेलेबल है, आसानी से थैला मिल जाएगा प्लास्टिक का, इस दुकान पर नहीं दूसरी दुकान पर मिल जाएगा, तो मैं थैला लटका के जाऊंगा। तो कहीं न कहीं काम करने की जरूरत है। और देखिए, सीखने की बात हो रही थी, बाकायदा परसेंटेज फिक्स है कि हम किसी चीज को छूने से इतने परसेंट, देखने से इतने परसेंट, है ना। तो वो सीखने का तरीका अलग अलग है, तो एक ही तरीके से नहीं सीखा जाता है। और जो जनमानस हमारे यहाँ है उसकी मानसिकता एक डिफरेंट है कि जब तक डंडा लेके कोई खड़ा नहीं रहेगा तब तक वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा होगा तो हम रेड लाइट जंप कर देंगे। और जहां तक प्रदूषण है, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रदूषण नियंत्रण विभाग है, वो प्रॉपर काम करे, मैं समझता हूँ कि उस पर ब्रेक लग सकता है। उसके मूल में फिर भ्रष्टाचार आ जाता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन रहा है, जल विद्युत परियोजना है, मैंने देखा पहाड़ों पर कई बार मैं जाता हूँ कि भी वहाँ पर्यावरण के जो मानक होते हैं उन सबको धता बताते हुए वो अपना काम जारी रखते हैं, तो उसके मूल में कहीं कहीं भ्रष्टाचार होता है। तो सोचते हैं इतने करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस काम के ऊपर, इससे थोड़ा सा पैसा पर्यावरण विभाग वाला जो भी अधिकारी है उसको मिल जाएगा, तो वो आंखें बंद कर लेता है। कई बार चेतावनी दी जाती है, पहाड़ों में डायनामाइट लगाकर आप अगर वहां सड़क बनाएंगे, देखिए प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग। कई बार जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध हुआ है। टिहरी डैम जब बना उसका कितने लोगों ने विरोध किया, कितनी वहां वन संपदा का नुकसान हुआ। और आज भी एक कोई बड़ा भूकंप आ गया तो जो त्रासदी होगी उसको दरकिनार कर दिया गया। तो वही विकसित देश है, विकसित देशों को पता है कि कार्बन उत्सर्जन हम सबसे ज्यादा करते हैं, उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनके लिए मैंडेट किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक विकल्प का सवाल आता है उपाध्याय साहब। जिस तरीके से आपने कहा कि हम पहाड़ों को तोड़ कर जिस तरीके से सड़क वहां पर बना रहे हैं, तो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, लेकिन इसका विकल्प क्या है फिर हमारे पास? देखिए विकल्प मौजूद है, ऐसा नहीं। पहाड़ को एक तो डायनामाइट लगा के तोड़ देना, एक मैनुअल, दोनों में फर्क। और जहां इतना इको सेंसिटिव जोन होता है कि तेज आवाज से जो बर्फ के जो होते हैं बड़े बड़े पहाड़, ताजी बर्फ गिर रही होती है, तो आवाज से वहां भूस्खलन हो जाता है, वो बर्फ खिसक कर नीचे आ जाती है। तो वहां तेज आवाज में जहां बात करने के लिए भी मनाही हो, वहां डायनामाइट लगाकर आप रोड बनाएंगे तो फिर त्रासदी होना स्वाभाविक है। ठीक है उपाध्याय साहब। रुपेश राय जी। मैं एक और बात इसमें ऐड करूंगा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट है वो अब भी, मतलब इतने सालों बाद भी, आज भी हमारे देश में उसका प्रॉपर कोई निस्तारण कहीं आज तक भी डिसाइड नहीं हो पाया। अब करते क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है पिट बना करके अंदर ही वो डंप कर देते हैं। आप अगर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो इतने सालों में सारे नीचे इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप किए हुए हैं, तो नीचे जो ग्राउंड वाटर है तो डेफिनेटली वो पूरा इतने सालों में खत्म हो चुका है, मतलब उसका पूरा क्वालिटी बर्बाद हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से कि आज तक अब इतने सालों में इतना टेक्नोलॉजिकली हम लोग साउंड होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, बट इस पर क्यों नहीं साइंटिस्ट ध्यान तो दे रहे हैं, कर भी रहे हैं, क्यों नहीं सोल्यूशन मिल पा रहा है इस चीज का कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनको रिसाइकिल किया जाए, सो दैट कि वो उनका अच्छे से निस्तारण हो। ये तो एक दूसरा हुआ। अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस हम बार बार इंडस्ट्रियल उसको लेकर अवेयरनेस हम उस इंडस्ट्री के लिए क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं।
आम पब्लिक को तो हम कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, लेकिन जहां सोर्स है वहां पर हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर कहीं कहीं एक बड़ा लॉबी या गवर्नमेंट का वो कहीं कहीं भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, वो आगे आ जाता है, जिसकी वजह से चीजें सही रूप से नहीं हो पा रही हैं। तो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार निश्चित रूप से उस पर लगी हुई है, बहुत सी चीजें चल रही हैं और लगता है कुछ सालों में, 5-10 सालों में कुछ चीजें निकल के जरूर आएंगी, लेकिन ये इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे पास एक समस्या सबसे बड़ी है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी रुपेश राय जी। रुपेश राय जी जी, ग्लोबल वार्मिंग पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन, जो कारण लिया गया था, एक तो ओजोन लेयर पर था कि ओजोन लेयर डिप्लीटेड था, उसमें छेद हो गया था। लेकिन इधर 10 सालों में काफी इम्प्रूव किया है वो, मतलब जो भी होल था वो कम हुआ है।